प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2019 या 20 के बाद जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पूरी तरह से अकेला कर दिया। हमने देखा कि जो है वो कहीं ना कहीं उनके कुनबे के नज़र आते हैं। तो यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि चलिए आप जो है जिस तरह से कहा जाए कि आप उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति तक में इस वक्त दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि किस तरह से चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग जारी है। देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो साफ तौर पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने चाचा पशुपति पारस पर। पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और अब उन्हें लेकर यही अटकलें तेज हो रही हैं कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ चिराग पासवान यहाँ पर अहम रणनीतियों पर काम कर रहे हैं और अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब अपने भाई प्रिंस राज से हाथ मिला सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। दरअसल जिस तरह से एनडीए खेमे में सीटों का बंटवारा किया गया है, इसमें देखा गया है कि 17 सीटें बीजेपी को मिली, 16 जेडीयू को और 5 सीटें मिली हैं चिराग पासवान की पार्टी को। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिल गई और तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ पर पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला है और ऐसे में वह अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। इसी बीच अब देखा गया है कि चिराग पासवान ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको पासवान का वो बयान सुना देते हैं, सुनिए सर। लोकसभा के चुनाव भी सर पर हैं और ऐसे में ये इच्छा मन में थी कि एक बार चुनावी रण में उतरने से पहले बाबा का आशीर्वाद हम लोग लें। सह परिवार आज मैं यहाँ पर आया। मेरी माँ, मेरी बहन, जीजा जी, मेरे भांजे भांजियाँ, परिवार के कुछ और मित्रगण, उन सब के साथ आ जाकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। जहाँ एक तरफ देशवासियों के लिए आने वाला समय एक बेहतर समय साबित हो, वहीं आने वाले समय में पुनः एनडीए की मजबूत सरकार बने। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाए, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें, इसकी मनोकामना भी लेकर आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने हाजिरी लगाई। आपको 5 सीटें दी गई है, तो क्या स्थिति रहेगी बिहार में और एनडीए को मिलेगी? देखिए, मैं बिहार से आता हूं और बिहार के गांव-गांव, घर-घर घूमने का काम मैंने पिछले 2.5-3 सालों में किया। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी पार्टी को जो 5 सीटें दी गई, 5 की 5 सीटें जीतकर हम लोग प्रधानमंत्री जी के जो 400 प्लस का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव हमेशा आरोप करते रहे कि नीतीश कुमार जो है वो किसी के नहीं हुए अब तक, कभी इधर तो कभी उधर का। देखिए, समय समय की बात है, जब वो उनके साथ थे तो सबसे अच्छे थे। ये हकीकत है, सत्ता में रहने का मोह जितने विपक्ष के दल हैं अभी और खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में कैसे आए, इस बात के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते और ऐसे में उन्होंने हर संभव गठबंधन करने का उन्होंने कार्य किया। बट बहरहाल मैं ये मानता हूं कि अंतोगत्वा जनता ही सब कुछ निर्धारित करती है। ऐसे में बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि लोकसभा की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। 2019 में भी 40 में से 39 सीटें हम ही लोग जीते थे, मात्र 1 सीट से हम लोग चूक गए थे 2019 के चुनाव में। इस बार तो हम लोग का गठबंधन और मजबूत है। पिछली बार 3 दलों का ये गठबंधन था, इस बार 5 दलों का ये गठबंधन। तो पहले से बड़ी ताकत के साथ हम लोग चुनावी रण में उतर रहे हैं और पुनः विश्वास के साथ कहता हूं 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। इस बार के लोग वही आके हुए हैं जो
जो 2021 में परिस्थिति थी उससे उल्टी परिस्थिति अब हो गई है। अब चिराग पासवान साफ तौर पर यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीटें जो उन्हें बिहार की सियासत में मिल चुकी हैं, जिनमें से एक जमुई सीट तो है ही, हाजीपुर सीट को लेकर वह जिद पर अड़े हुए थे, वह भी उनको मिल गई है, खगड़िया है, वैशाली है और समस्तीपुर है। तो समस्तीपुर सीट को लेकर अब दाव पेच यहाँ पर वह खेलते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में यही अटकलें तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस राज को ये सीट मिल सकती है या फिर देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को भी मैदान में उतार सकते हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार बिहार की सियासत को वह किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान और प्रिंस राज को लेकर जो अटकलें तेज हो रही हैं, जिस तरह से वह अभी पशुपति पारस को लेकर कोई भी बयान नहीं दिए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर प्रिंस राज एक वक्त अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए थे चिराग पासवान के साथ, लेकिन अब यहाँ पर समस्तीपुर सीट को लेकर यही कहा जा रहा है कि प्रिंस राज कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान के साथ आ जाते हैं तो समस्तीपुर से प्रिंस राज को चिराग पासवान आगे कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल 2019 में भी यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रिंस राज हैं वो चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से धोखा खाने के बावजूद चिराग पासवान फिर वही गलती दोहराते हुए नजर आ जाएं कि अगर मान लीजिए प्रिंस राज को वो टिकट देते भी हैं, जीत कर वो फिर किसी और खेमे में चले जाते हैं तो यहाँ पर चिराग पासवान के हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब उनके पिता का देहांत हुआ उस वक्त उनके पास में 6 MP थे, लेकिन जैसे ही पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनसे उनके मतभेद हुए, पूरी की पूरी पार्टी उनकी तरफ चली गई। तो ऐसे में चिराग पासवान अकेले खड़े रहेगा। अभी भी अगर बात करें तो अकेले सांसद होने के बावजूद जिस तरह से पीएम मोदी ने और जैसे बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा कायम किया है, जताया है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों के लिहाज से चिराग पासवान को एक बड़ी भूमिका के लिए क्या बीजेपी तैयार कर रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि क्या जो साथ में उनके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो उनके साथ रह पाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई लोग उनके साथ थे लेकिन जैसे ही वक्त आया तमाम लोग पलटी मारते हुए नजर आए। अब जबकि 4 से 5 सीटें उनके हाथ में हैं तो ऐसे में उनको सभी लोगों का सिलेक्शन बड़े सोच समझ कर करना पड़ेगा। आपने देखा जिस तरह से महबूब जो कह सकते कैसर है, महबूब कैसर है, वो वापस आते हैं, इसके अलावा बीना वापस आती हैं, प्रिंस राज का नाम आ रहा है, तो वही लोग जो कल उन्हें छोड़कर गए थे अगर वही सब वापस आते हैं तो उनके लिए फिर एक बार चिंता का सबब हो जाएगा कि चलिए अगर बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या ये श्योरिटी है कि उनके साथ रहते हुए वो नजर आएंगे। क्योंकि 2019 या 20 के बाद जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पूरी तरह से अकेला कर दिया। हमने देखा कि जब 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जेडीयू के खिलाफ पूरी कह सकते कैंपेन चलाई, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके हाथ में सिर्फ एक सीट आई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि चलिए प्रिंस राज हों या बीना हों या महबूब कैसर हों या फिर पशुपति पारस भी हों, क्या अगर ये सब वापस आ जाते हैं तो ये माना जा सकता है कि जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी यहाँ पर कायम रह पाएगी। क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता है कि एक बार फिर ये पार्टी जो है टूट कर किसी और खेमे में चली जाए? तो कई तरह के सवाल है, लेकिन फैसला अंतिम जो है वो चिराग पासवान को ही करना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रिंस राज चुप्पी साधे हुए हैं, इसके मतलब यही निकाले जाना शुरू हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस से अब वह दूरी बनाना चाहते हैं। पशुपति पारस जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए, उनके समर्थन में अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा और ऐसे में अब यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रिंस राज गुपचुप तरीके से ही सही लेकिन चिराग पासवान के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर समस्तीपुर सीट को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन जमुई सीट को लेकर, जमुई सीट से इस बार चिराग पासवान नहीं उतर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर से जरूर वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे में चिराग पासवान अपने जो जीजा हैं अरुण भारती को भी आगे करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या आने वाले समय में प्रिंस राज या फिर रीना पासवान को लेकर वह अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला लेने में देरी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भले ही चिराग पासवान बहुत भविष्य की बात करते हैं, बिहार को उज्जवल कह सकते हैं कि पथ पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से वो परिवार की राजनीति में उलझे हुए दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या लोजपा के पास क्या कोई ऐसे चेहरे नहीं हैं जो कह सकते हैं परिवार के अलावा भी हों, क्योंकि पीएम मोदी या बीजेपी लगातार परिवारवाद के खिलाफ कह सकते हैं बात करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे प्रिंस राज हों या उनकी माँ रीना पासवान हो, उनके जीजा हों अरुण भारती, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके कुनबे के नज़र आते हैं। तो यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि चलिए आप जो है जिस तरह से कहा जाए कि आप जो बिहार के अंदर अपना माहौल बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन यही वो अपने लोग थे कल जो छोड़कर आपको गए थे, तो क्या आपके साथ ये लोग आगे चलने वाले हैं? ये चिराग पासवान को ज़रूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह का मौका बीजेपी ने दिया है तो उस मौके को उनको भुनाना तो होना चाहिए। लेकिन साथ में क्या अगर ये लोग टिकट पर चुनाव जीतते हैं तो महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या उनके साथ भी आगे चलने का दम भर पाएंगे,
क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस ने पूरी सीट के ऊपर, जो पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा किया, कहीं ऐसी पुनरावृत्ति फिर एक बार होने मेरे ख्याल से चिराग पासवान के एंगल से नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अभी चिराग पासवान को लेकर जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी उठ जाते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में पशुपति पारस का क्या रुख बदलता हुआ नजर आएगा। आखिरी और छोटा सा सवाल यहाँ पर अमन जी से एक और लेना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर पासवान ने अब यहाँ पर एक बड़ा संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वह आना चाहते हैं तो वह आ भी सकते हैं। क्या पशुपति पारस अब अपना रुख बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से बात उन्होंने कही कि घर के बड़े हैं और उनको वाकई आना चाहिए। देखिए, तमाम जगह पे गिले शिकवे होते हैं, तमाम जगह पे परिवारों के अंदर मतभेद भी पैदा हो जाते हैं। हमने देखा कि जब मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो शिवपाल यादव ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक तरीके से अपने भतीजे और जो कह सकते हैं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी उनका साथ दिया, तो ऐसे में संभावना बनी कि क्या जो दूरियां बनी हैं क्या वो एक साथ नहीं आ सकती, क्या एक साथ आगे नहीं चल सकते। इसको लेकर लगातार संभावना पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच भी बनती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि लगातार कि जिस तरह से बीजेपी ने पहले भी कहा था कि भाई अगर आप एक साथ हो जाएं तो हम तो वही 5-6 सीटें आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप जब अलग अलग होंगे तो हमारे बस की ये बात नहीं। इसीलिए उन्होंने पशुपति पारस की जगह पर चिराग पासवान को चुना, क्योंकि कहा जाता है कि पीएम मोदी के साथ में उनका बड़ा अलग तरह का रिश्ता है और हमेशा हनुमान की तरह देखा जाता है चिराग पासवान को। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि क्या पशुपति पारस, जो अभी तक किसी भी गुट में शामिल होने का कयासबाजी तो चल रही है लेकिन अभी तक कहीं शामिल नहीं हुए, तो क्या एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है? इसके जिस तरह की कयासबाजियां हैं, जिस तरह के लगातार अटकलबाजियां, हो सकता है कि देखिए परिवारों में तमाम तरह के मतभेद हो ही जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है, तो हो सकता है कि जब प्रिंस राज वापस आ सकते हैं तो पशुपति पारस की भी मेरे ख्याल से घर वापसी हो सकती है। वाकई अब यही देखना होगा कि पशुपति पारस क्या वाकई में अब यहाँ पर अपना रुख बदलते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पर पशुपति पारस का वो बयान सुना देते हैं जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी नाराजगी को जाहिर किया था, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होगा। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया था, लेकिन अब यहाँ पर चिराग पासवान के उस बयान पर भी अगर रुख कर लिया जाए तो चिराग पासवान किस तरीके से यहाँ पर एक ऑफर उन्हें देते हुए नजर आए हैं खुले तौर पर मीडिया के सामने। तो चिराग पासवान ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी और साथ ही साथ जिस तरह से वह पीएम मोदी के भक्त कहे जाते हैं, पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। सुनिए सर। देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया और समय समय पर जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और आज इस गठबंधन में मात्र एक सांसद की पार्टी होने के बावजूद जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उस रिश्ते को और मजबूत करता है। राजनीति में जाताओं की सुने बिहार में भी कहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दी, वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पर मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, जिनके साथ जनता है और जो सच के साथ है
उनको कभी कोई भी झुका नहीं सकता। क्षणिक भर के लिए संभवतः कठिनाइयां आती हैं, परंतु वह जीत हमेशा सत्य की होती है। मेरे घर के बड़ों को ही ये फैसला करना है। पापा के जाने के बाद घर के सबसे बड़े वही हैं। उस वक्त परिवार से अलग होने का, मुझे पार्टी से अलग करने का फैसला भी उन्हीं का था। आज साथ आते हैं या नहीं आते हैं, ये फैसला पुनः परिवार के बड़े होने के चिराग पासवान फिलहाल देखा जाए तो इस स्थिति को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पशुपति पारस को लेकर कह दिया है कि वह आना चाहे तो आ सकते हैं, तो यहाँ पर अगर प्रिंस राज का भी उन्हें समर्थन मिल जाता है तो वाकई में देखा जाए तो चिराग पासवान यहाँ पर चुनाव जीतते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि समस्तीपुर सीट से देखा जाए तो सांसद अब हैं प्रिंस राज। पिता के गुजर जाने के बाद इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो यहाँ से देखा गया कि कैसे वह जीत हासिल करते हुए नजर आए, और ऐसे में प्रिंस राज को वाकई में चिराग पासवान इसी सीट का ऑफर देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वह भी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में क्या वाकई में चिराग पासवान और प्रिंस राज एक नया खेल खेलते हुए नजर आएंगे साथ आकर या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।